नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार महतो और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी के घर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कक्षा 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर को, और फर्स्ट चैप्टर में है भोजन। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं भोजन क्या होता है। चलिए समझते हैं भोजन को। भोजन क्या होता है? वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है उसे भोजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन समझते हैं, यानी कि वैसे खाद्य पदार्थ जिसे खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है उसे भोजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन समझते हैं। वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है उसे भोजन कहते हैं। समझिए भोजन को, वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है उसे भोजन कहते हैं। अगर आप चैप्टर में और आगे बढ़िएगा तो मिलेगा आपको भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जीवों को बांटा गया है। भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण चैप्टर में अगर आप और आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, तो भोजन के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। भोजन के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। और इनमें है, पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, और एक है सर्वाहारी। यानी कि भोजन के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और एक है सर्वाहारी। इसलिए भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो अब समझते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं, और शाकाहारी के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, मांसाहारी के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं और सर्वाहारी के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं शाकाहारी को। शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वैसे जंतु जो केवल पौधे को, उनके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी को समझते हैं। वह ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं। उसे शाकाहारी कहते हैं।
ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी का उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से जीव शाकाहारी के अंदर आते हैं। उदाहरण, तो यहां पर आ जाएगा गाय, बकरी, हाथी और बहुत से जीव आ जाएंगे etc। तो गाय, बकरी, हाथी और बहुत से जीव आ जाएंगे जो शाकाहारी के अंदर आते हैं। तो चलिए समझते हैं मांसाहारी को। मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं। उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। लोमड़ी आ जाएगा, चील आ जाएगा और इटिसी इत्यादि और आ जाएंगे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को समझ लिए। आप समझते हैं सर्वाहारी को। सर्वाहारी वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी को समझते हैं। ऐसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं। उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख ले सर्वाहारी का। मनुष्य आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, गिलहरी आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा और भी आ जाएंगे etc। बहुत से जीव हैं। तो अभी तक भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखे। शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं, इससे समझे। शाकाहारी के अंतर्गत कितने जीव आते हैं, मांसाहारी के अंतर्गत कितने जीव आते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत कितने जीव आते हैं, इसे समझे। अब इससे आगे देखते हैं। अगर आप और चैप्टर में आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा मुख्य पोषक तत्व, यानी कि भोजन का मुख्य पोषक तत्व। भोजन का मुख्य पोषक तत्व तो क्या है भोजन का मुख्य पोषक तत्व, तो इसे देखते हैं। पहला तो है कार्बोहाइड्रेट,
वसा, विटामिन, प्रोटीन और है खनिज लवण। तो ये है भोजन का मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। ये है भोजन का मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। ये है भोजन का मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश और जल भी होती है, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। हाँ, रुक्षांश और जल दोनों की आवश्यकता भी हमारे शरीर को होती है इन मुख्य पोषक तत्वों के अलावा। हाँ, तो ये जो पोषक तत्व देखे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं उसे देखते हैं। हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं ये पोषक तत्व? हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? हाँ, तो अब देखेंगे ये जो पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। तो एक साइड लिखेंगे पोषक तत्व और एक साइड लिखेंगे कार्य। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा का। कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने वाला भोजन है। देखते हैं विटामिन एवं खनिज लवण। इसका भी कार्य देखते हैं, विटामिन एवं खनिज लवण। तो विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रहने एवं रोगों से लड़ने में सहायक करता है। स्वस्थ रहने एवं रोगों से लड़ने तो अब देखते हैं रुक्षांश। रुक्षांश का क्या कार्य है? ये बिना पचा भोजन को बाहर निकालता है। तो अभी तक देखे पोषक तत्व और कार्य में कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देने वाला भोजन है, और देखे विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रहने एवं रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, और देखे रुक्षांश को, रुक्षांश ये बिना पचा भोजन को बाहर निकालता है। तो अभी तक देखे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण है और रुक्षांश का कार्य को देखे। देखते हैं जल का कार्य। जल पोषकों को
अवशोषित करता है। जल का कार्य पोषकों को अवशोषित, यानी कि पोषकों को अवशोषित करने में सहायक करता है। तो अभी तक देखे पोषक तत्व और पोषक तत्व के कार्य को। अब देखेंगे विटामिन, विटामिन के प्रकार और विटामिन के अभाव से होने वाला रोग को। तो सबसे पहले तो 3 खंड में बांटते हैं। विटामिन, कार्य और अभाव से होने वाला रोग, यानी विटामिन का अभाव से होने वाला रोग। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए का कार्य क्या है और विटामिन ए के अभाव से क्या क्या रोग हो सकते हैं। क्या रोग हो सकते हैं विटामिन ए के अभाव से, उसके कमी से। विटामिन ए, तो विटामिन ए का कार्य है त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। अब देख लेते हैं विटामिन ए का अभाव से होने वाला रोग। तो दृष्टिहीनता हो जाएगा, और हो जाएगा रतौंधी। अब देखते हैं विटामिन बी1 का, इसका कार्य क्या है और विटामिन बी1 के कमी से क्या रोग हो सकता है, इसके अभाव से क्या रोग हो सकता है। विटामिन बी1, तो कार्य में विटामिन बी1 हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। ये है कार्य विटामिन बी1 का, हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 के अभाव से क्या रोग होता है, तो इसके अभाव से बेरी होता है। विटामिन बी1 के अभाव से बेरी रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। तो अब देखते हैं विटामिन सी। तो ये रोगों से लड़ने में सहायता करता है। इसका कार्य है रोगों से लड़ने में सहायता करना। सी की कमी से, इसके अभाव से होने वाला रोग, तो ये हो जाएगा सकरवी। विटामिन सी के अभाव से सकरवी रोग होता है। अभी तक देखे विटामिन के कार्य और विटामिन के अभाव से होने वाले रोगों में विटामिन ए के कार्य में देखे त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है, और इसके अभाव से होने वाले रोग में देखे दृष्टिहीनता और रतौंधी। अब विटामिन बी1 में देखे इसका कार्य देखे हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, और इसका अभाव से होने वाले रोग तो बेरी है। और विटामिन सी में देखे
रोगों से लड़ने में सहायता करता है विटामिन सी, और इसके अभाव से होने वाला रोग है सकरवी। अब इसके आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का क्या कार्य है, विटामिन डी के अभाव से क्या रोग होता है। हड्डियों एवं दांतों के लिए हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अभाव से होने वाला रोग को देखते हैं तो त्वचा और प्रजनन को प्रभावित करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। अब विटामिन के अभाव से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता। तो यहाँ पर देखें विटामिन डी के कार्य को देखें तो हड्डियों एवं दांतों को कैल्शियम का उपयोग में सहायता करता है, और इसके अभाव से होने वाले रोग को देखें तो त्वचा और प्रजनन को प्रभावित करता है। त्वचा और प्रजनन दोनों को प्रभावित करता है। अब देखते हैं विटामिन के को। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, विटामिन के। और इसके अभाव से होने वाले रोग को देखें तो विटामिन के अभाव से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी रक्त का थक्का को समझते हैं, अगर हम कहीं पर कट जाते हैं, शरीर का कोई भाग में कट जाते हैं तो जो ब्लड एकदम निकलने लगता है, और यही है विटामिन के, जो कुछ देर ब्लड बहने के बाद आके रोकता है ब्लड बहाव को, और जम जाता है, खून जम जाता है, ब्लड जम जाता है, उसके बाद रक्त का जो बहाव है वो रुक जाता है। यही है विटामिन के कमी, मतलब विटामिन के वजह से होता है। और विटामिन के का कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, और विटामिन के का कमी हो जाएगा तो फिर जब हम शरीर के कोई भाग में कट जाएंगे तो ब्लड बहते रहेगा, रुकेगा नहीं। यही तो अभी तक देखे विटामिन के कार्य और विटामिन का अभाव से होने वाले रोग को। अब देखते हैं संतुलित आहार। तो चलिए समझते हैं संतुलित आहार को। संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो, उससे संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जो पोषक तत्व है सभी सम्मिलित हो, तब उसे कहते हैं संतुलित आहार। चलिए डिफिनेशन समझते हैं। संतुलित आहार ऐसे आहार जिसमें सभी प्रकार के
पोषक तत्व सम्मिलित हो। उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि ऐसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। तो चलिए आप समझते हैं कुपोषण को। कुपोषण क्या होता है? तक हम लोगों ने क्या जाना भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के बारे में। अगर इनमें से कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर को ना मिले तो क्या होगा? हाँ, जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। तो आप समझते हैं सूखा रोग के विषय में। सूखा रोग क्या होता है? सूखा रोग कैसे होता है? सूखा रोग क्या होता है ना, जब हमारे शरीर को कम भोजन मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है हमारे शरीर में। तब हमारा शरीर दुबला पतला सा हो जाता है और हड्डियां पसलियां सब दिखने लगती है। तो इसी को हम कहते हैं सूखा रोग। हाँ, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर दुबला पतला सा हो जाता है और हड्डियां दिखने लगती है। तो इसी को हम कह देते हैं सूखा रोग। तो अब देखते हैं रतौंधी रोग को। रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी रोग और कैसे होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है और रात में कम दिखाई देती है। तो अब देखते हैं घेंघा रोग। घेंघा रोग क्या होता है और कैसे होता है? घेंघा रोग तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है और ये गले में होता है। गले में ग्रंथि जैसा फूल जाता है। तो इसी को कहते हैं घेंघा रोग। तो अब देखते हैं पोषक तत्वों की अधिकता। अभी तक तो देखे थे पोषक तत्वों की कमी से सूखा रोग हो गया था। अब देखते हैं पोषक तत्वों की अधिकता से क्या होता है। पोषक तत्वों की अधिकता इससे क्या होता है? पोषक तत्वों की अधिकता से हाँ, जहां पर अधिक तो हाँ, जहां पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाती है, लेकिन पोषक तत्वों की अधिकता से भी हमें हानिकारक होती है, हमें हानिकारक होता है। यहाँ पर हमें पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाती है, वहीं पर पोषक तत्वों की अधिकता होने से भी हमें हानिकारक होती है। हाँ, ज्यादा वसा युक्त भोजन करने से मोटापा हो जाता है, यानी हमारा शरीर मोटा हो जाता है और ये तो बहुत बड़ा बीमारियों का जड़ है। जब हम अत्यधिक वसा युक्त भोजन करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो मोटा हो जाता है और ये भी तो बीमारी का एक बहुत बड़ा जड़ है।